हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12 के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना किस नदी के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में किस प्रकार की बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि बस्तियां। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आईं। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, हड़प्पा सभ्यता के हजारों साल बाद उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटका जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में चरवाहे बस्तियां अस्तित्व में आईं। दूसरा है, दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी चरवाहा बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। तीसरा है, इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोत का अध्ययन करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला कथन असत्य है। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आईं। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से विख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, अभिलेखों और सिक्कों में प्रयोग ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों का अर्थ किसने निकाला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन के लिए केवल धार्मिक ग्रंथों का उपयोग किया।
दूसरा है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया था। तीसरा है राजनीतिक इतिहास का अध्ययन केवल आधुनिक अभिलेखों पर आधारित था। चौथा है विद्वानों ने राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करने में आर्थिक विकास को पूरी तरह से अनदेखा किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्संरचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में किस कारण महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इस काल में प्रारंभिक राज्यों, नगरों और सिक्कों का विकास हुआ। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन साहित्य, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख विकास थे। पहला है नगरों का विकास, दूसरा है सिक्कों का बढ़ता उपयोग, तीसरा है लोहे का बढ़ता उपयोग, चौथा है संगठित साम्राज्य का उदय। सही विकल्प चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्के के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, कांधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अगला प्रश्न है वज्जी संघ की क्या विशेषताएं थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इन समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गढ़ सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे हैं। अगला प्रश्न है 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मगध। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों के आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। अगला प्रश्न है
मगध की शक्ति बढ़ने का एक प्रमुख कारण क्या था? पहला है वहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, दूसरा है वहाँ विदेशी राजाओं का शासन था, तीसरा है वहाँ पर व्यापार बहुत अधिक होता था, चौथा है लोहे की खदान की बहुलता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और चौथा। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रसिद्ध राजा को अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिंबिसार। बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार अजातशत्रु तथा महापद्म नंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने किस प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरातात्विक, साहित्यिक और अभिलेखीय प्रमाण। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है। विशेषतः मूर्तिकला, मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध तथा पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए यूनानी राजदूत का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेगस्थनीज। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है। विशेषतः मूर्तिकला, मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चाणक्य ने। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में। मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतीय केंद्र कौन कौन से थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली और सुवर्णगिरी। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय
केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी थे। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए हैं। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार प्रशासनिक संदेश कहाँ तक उत्कीर्ण किए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमोत्तर पाकिस्तान से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियां थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए 6 उप समितियां थी, जो नौसेना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना, हाथी सेना और सैन्य परिवहन के लिए जिम्मेदार थी। यदि हम अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धम्म का प्रचार। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महामात। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न है, प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में किसका विवरण मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदारों और उनके स्रोतों के संकलन का। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती है कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। अगला प्रश्न है, मध्य और पश्चिम भारत के किन शासकों ने शासन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सातवाहन। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों का शासनकाल किस समय अवधि में था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक। सातवाहन का शासनकाल लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में किस एशियाई मूल के शासक शासन करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शक।
उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासकों ने राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं के साथ जुड़ने के लिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास किस शासक वंश की विशालकाय मूर्तियां मिली हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देव तुल्य प्रस्तुत करते थे। अगला प्रश्न है, कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे कौन सा विशेषण लगाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवपुत्र। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। अगला प्रश्न है, देवपुत्र उपाधि धारण करने की परंपरा कहाँ से प्रेरित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीनी शासकों से। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य किन पर निर्भर था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामंतों पर। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने देवी देवताओं से जुड़ने का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरा है, कुषाण शासकों ने मूर्तियों के जरिए स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहा। तीसरा है, राजधर्म को गुप्त शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। चौथा है, कुषाण शासकों ने चीनी शासकों से प्रेरित होकर स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।